हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, कल हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था उसका हमने पहला भाग देखा, जिसमें हमने बात की प्री फर्टिलाइजेशन। जो पहले प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं उनके हमने कल बात कर ली थी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था गेमेट फॉर्मेशन एंड गेमेट ट्रांसफ़र, कि गेमेट्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और गेमेट का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है। उसके बारे में हमने बात की थी विभिन्न जो एनिमल्स है उनके बारे में, और साथ ही साथ कुछ प्लांट्स के बारे में, एंड लोअर प्लांट्स हायर प्लांट्स सबके बारे में हमने कल बात कर ली थी। आज का जो हमारा ये वाला पार्ट होने वाला है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बचा हुआ भाग यहाँ पर कंप्लीट करने जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है 12th एनसीईआरटी का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और लाल वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ लाइक के बटन को भी दबा दीजिए और दबाकर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि एक वीडियो किसी बच्चे के एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहां हमने कल बात कर ली थी, किन किन टॉपिक की बात कर ली थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या, उसकी परिभाषा देखी थी। उसके बाद में हमने बात की थी कुछ प्लांट्स के बारे में, कुछ देखे थे जो फूल वगैरह उनके बारे में देखे थे। स्ट्रोबिलेंथिस कुंजियाना के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में कुछ बर्ड्स के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में फीमेल जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया कि जब वह सेक्सुअली रूप से मैच्योर होते हैं तब उनके शरीर में क्या क्या चेंज आते हैं, तो वो कौन कौन से साइकिल प्रदर्शित करते हैं। ओस्ट्रल साइकिल्स कौन प्रदर्शित करता है, मेनस्ट्रल साइकिल कौन प्रदर्शित करता है, ये हमने कल के वीडियो में फुल डिस्कशन कर लिया था। फिर उसके बाद में हमने दो प्रकार के ब्रीडर्स देखे थे, एक तो सीजनल ब्रीडर्स जो एक स्पेसिफिक सीजन में ही साइकिल शो करते हैं, और एक देखा था कंटिन्यूस ब्रीडर जो लगातार हर समय सेक्सुअली रूप से एक्टिव रहते हैं, मतलब जो उनका मेनस्ट्रल साइकिल है वो कंटिन्यू रूप से फ्लो करता रहता है। उसके बाद में हमने बात की थी इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की, जिसमें हमने कल बात कर ली थी गेमेटोजेनेसिस, किस प्रकार से गेमेट का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट जो जीव होते हैं उनमें देखा था कि हाँ किस प्रकार गेमेटोजेनेसिस की क्रियाएं होती है, जिसमें हमने क्लेडोफोरा के बारे में देखा था कि जिनमें दोनों गेमेट्स सेम होते हैं उन्हें होमोगेमेटिक कहते हैं। हेट्रोगेमेट्स के बारे में भी पढ़ा था, ह्यूमंस के जो स्पर्म होते हैं वो हेट्रोगेमेटिक प्रकार के होते हैं। और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखा था जो कारा का जो फ्यूकस है उसके हेट्रोगेमेट्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बारे में बाइसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में देखा था, जहाँ पर होमोथेलिक और मोनोसियस होते हैं, और जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस, जो एग्जांपल जिसका है मार्केंशिया। और पपीता और खजूर ये देख लिया था। फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में देखा था जो वो स्वीट पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में बाइसेक्सुअल एनिमल के बारे में देख लिया था जैसे केचुआ है, और यूनिसेक्सुअल एनिमल के बारे में देख लिया था जैसे कॉकरोच। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर ली थी। और साथ ही साथ सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन के दौरान जो सेल डिवीज़न होती है उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, उसके बारे में ये चार्ट भी हमने देख लिया था। गेमेट ट्रांसफ़र भी देख लिया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो मेल गेमेट्स होता है वो तो क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गेमेट्स क्या होता है, स्थानबद्ध या स्टेशनरी अवस्था में प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ फंजाई एंड एल्गी में दोनों ही मोटाइल होते हैं, और इनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में मीडियम वाटर होता है, जिसमें गेमेट ट्रांसफर के लिए जो मेल गेमेट्स होते हैं वो फीमेल गेमेट्स की तुलना में अत्यधिक मात्रा में सिक्रेट किए जाते हैं ताकि इनके रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमने पढ़ा था जो पोलिनेशन होता है, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो
परागकोश में प्रोड्यूस होते हैं, और जो ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमने बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें एग्जाम्पल लिया था मटर का। इसके ऊपर क्या होता है, जो दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं वो इसी प्लांट पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, आसानी से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक हमने बात की थी क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट की, जिसमें पोलिनेशन के लिए जैसे मेल गेमेट्स एक प्लांट पर उपस्थित है, फीमेल गेमेट्स दूसरे प्लांट पर उपस्थित है, तो उनके एक जगह से दूसरे जगह जाने पर ही रिप्रोडक्शन होगा। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो देखो, कल हमने बात कर ली थी जो इवेंट्स थे फर्टिलाइजेशन से पहले के, उसे क्या कहते हैं हमने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, या फिर उसे प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है, अब मान लीजिए कि मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन हो गया, इधर फीमेल गेमिट्स का भी फॉर्मेशन हो गया। अब ये दोनों गेमिट्स क्या करेंगे, फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़न के द्वारा क्या बनाएंगे, फ्यूज़न के द्वारा ये किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का। किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो देखो, अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोस्ट वाइटल इवेंट्स, मतलब जो जैविक इवेंट है जो सभी एनिमल्स में मोस्टली रूप से प्रेजेंट होती है, जिसमें फ्यूज़न ऑफ गेमेट्स होता है। हमने बात की थी मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, ठीक है, इन दोनों गेमेट्स की बात कर ली थी। ये दोनों गेमेट्स होंगे, इनमें क्या होगा, फ्यूज़न होगा, और इस फ्यूज़न को क्या कहते हैं, सिनगेमी, युग्मक संलयन। और इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मेल गेमेट्स भी हैप्लॉइड होता है, फीमेल गेमेट्स भी हैप्लॉइड होता है। जब दोनों फ्यूज़ होते हैं, इनमें जिनमें सिनगेमी होती है, उसके बाद में जो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो 2n होता है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, यहीं पर कुछ नोट्स भी, मतलब कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं। तो उनमें क्या है कि मैनी ऑर्गेनिज्म, जो अधिकतर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे रोटीफर्स, हनी बी, मधुमक्खी, कुछ लिजार्ड, बर्ड्स जैसे कि टर्की, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है किस किस में, रोटीफर्स में, हनी बी में, कुछ लिजार्ड्स में, एंड बर्ड्स कौन सा है, टर्की, ईटीसी में फर्टिलाइजेशन अर्थात मेल गेमिट्स के बिना ही फीमेल गेमिट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो देखो, इन एनिमल्स में क्या होता है कि मेल गेमिट्स के बिना ही फीमेल गेमिट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि मेल गेमिट्स होते हैं, उनके बिना ही फीमेल गेमिट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। कि किसका निर्माण हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इट्स जस्ट क्लियर, ओके। अगर यहाँ तक कोई भी आपको डाउट हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, और साथ ही साथ आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर कोई और भी डाउट हो आपके दिमाग में, या जो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है बायोलॉजी से संबंधित, वो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं उसको प्रॉपर वे में वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, या फिर आपको मैं कमेंट के थ्रू भी उस पूरे के पूरे डाउट्स को आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अगर आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ें, ओके। अब देखो बच्चों,
जो सिनगेमी की प्रोसेस होती है, हमने ऊपर बात की थी कि जो सिनगेमी होता है उसे क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन, उसे ही सिनगेमी बोलते हैं। और युग्मक संलयन में क्या होता है, जो मेल गेमेट्स होते हैं और फीमेल गेमेट्स होते हैं उनका क्या होता है, फ्यूज़न होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो देखो जो सिनगेमी की प्रोसेस है, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स के मिलने की जो प्रोसेस है, हमने लास्ट वाले पार्ट में क्या पढ़ा था कि कुछ मेल गेमेट्स तो एक दूसरे के पास पहुंचने के बाद में अब कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे वो डिपेंड किस पे करेगा, उसी के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। जैसे सिनगेमी की प्रोसेस कहाँ होती है, जो सिनगेमी की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है उसके बारे में देखना है। तो देखो दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर, जो शरीर के बाहर होगा वो कौन सा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा उसे क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इतनी चीज़ आपको अगर क्लियर हो गई तो फिर हम इनकी सेपरेटली बात करें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किन में प्रेजेंट होता है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो देखो पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो देखो बच्चों, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें सिनगेमी की प्रोसेस एक्सटर्नल मीडियम वाटर में होती है। अब जैसे कि हमने विदित किया, ऊपर आपको बताया कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी से बाहर होगा, बॉडी से बाहर होगा तो किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जैसे कि कल हमने बात की थी जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे उसके बारे में, हमने गेमेट ट्रांसफ़र के बारे में बात की थी कि अगर दोनों मोटाइल है तो उनको वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, अगर एक मोटाइल है और साथ ही साथ दूसरा स्टेशनरी है तब भी उन्हें किन्हीं मीडियम की आवश्यकता पड़ सकती है। या फिर कुछ और एग्जाम्पल देखे थे जिनमें मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो वो उसी की हम बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सिनगेमी की प्रोसेस एक्सटर्नल मीडियम, और यहाँ पर मीडियम क्या होता है, वाटर में संपन्न होती है। और ये किन में होता है, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल, जो जलीय जीव होते हैं, जैसे एल्गी, जो सेवाल्स होते हैं उनमें, साथ ही साथ फिश में, और साथ ही साथ एम्फीबियंस में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जलीय जीव है, इसीलिए इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब जो एल्गी है वो वाटर में भी रहते हैं, साथ ही साथ जो फिशेज़ है वो वाटर में रहती है, और एम्फीबियंस भी वाटर में रहते हैं, कई एम्फीबियंस वाटर में रहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के दोनों सेक्स सिंक्रोनी होने चाहिए। देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स, इनके द्वारा गेमिट का फॉर्मेशन हुआ, इसके द्वारा भी गेमिट का फॉर्मेशन हुआ। ये तो गेमिट का फॉर्मेशन कर रहा है, अभी कर रहा है, और ये गेमेट का फॉर्मेशन करेगा 2 वीक बाद। किसके बाद, 2 वीक बाद। तो देखो अगर ये 2 वीक बाद इस गेमेट का फॉर्मेशन करेगी फीमेल, तो ये तो वाटर में छोड़ दिया जाएगा क्योंकि गेमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये यहाँ पर आएगा तब क्या इसे फीमेल गेमेट्स मिलेंगे? आप कॉमन सेंस से सोचिए, नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि जो फीमेल गेमेट्स है वो अभी एकदम सेक्सुअली रूप से मैच्योर हुए ही नहीं, अभी मतलब जो वाटर में वो उनको क्या छोड़ा ही नहीं गया है। तो इसमें क्या प्रदर्शित करता है कि अगर फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स दोनों क्या होने चाहिए, एक ही समय पर सेक्सुअली मैच्योर होने चाहिए। मतलब मेल गेमेट का फॉर्मेशन भी उसी समय पे होना चाहिए जब फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर जब फीमेल गेमेट्स का प्रोडक्शन जब शरीर से बाहर निकलते हैं तभी मेल गेमेट्स भी शरीर से बाहर निकलने चाहिए, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनी, मतलब समकालिकता, एक ही समय पर मैच्योर होने चाहिए। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं,
उसके अगर नहीं है तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्या है, एक्सटर्नल मीडिया में फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ाने के लिए हाईली अमाउंट में गेमिट्स जल में छोड़े जाते हैं। तो इस लाइन में भी आपको किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ाने के लिए जो मेल और फीमेल्स गेमेट्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, हाईली अमाउंट में मेल और फीमेल गेमेट्स को छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वाटर में लेस अमाउंट में गेमेट्स छोड़े जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, अधिकतर तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वैसे ही, और साथ ही साथ फिर क्या होंगे, उनके फर्टिलाइजेशन के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए अगर उसके चांस को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, उनमें जो गेमेट्स होते हैं वो हाईली अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बोनीफिश और फ्रॉग। इनमें जो गेमेट्स होते हैं वो हाईली अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो इनसे बनने वाली स्पीसीज़ होती है वो भी हाईली अमाउंट्स में स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद में क्या है, परंतु इन ऑर्गेनिज्म में संतान को भारी मात्रा में शिकार का सामना होना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो स्पीसीज़ बनेगी वो क्या होंगी, वो मतलब उनका प्रोटेक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाईली अमाउंट में गेमेट का फॉर्मेशन हुआ है तो गेमेट से हाईली अमाउंट में स्पीसीज़ का निर्माण होगा, और हाईली अमाउंट में क्या होगा, जो शिकारी होंगे उनके द्वारा उनका शिकार कर दिया जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा हुआ, जोखिमपूर्ण अवस्था होती है। कहाँ तक, अडल्ट बनने तक की यह जोखिमपूर्ण अवस्था होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यह एक जोखिमपूर्ण अवस्था होती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गया। एक तो आप देखिए कि ह्यूमन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कितनी प्रोटेक्शन की जाती है, वो छोटा से छोटा रहता है, उससे लेकर जब वयस्क अवस्था तक होता है तब उसकी कितनी देखभाल की जाती है। क्यों की जाती है, उसके जोखिम को कम करने के लिए, ताकि वो आसानी से इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाए। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले भाग की। सेकंड वाला भाग है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। सिनगेमी की प्रोसेस बॉडी के इंटरनल भाग में होती है। सब जानते हैं, नाम से स्पष्ट हो गया कि जो सिनगेमी की जो प्रोसेस होगी इसमें बॉडी के इनर भाग में होगी। ये किस में होती है, फंजाई में भी होती है, साथ साथ में हायर ऑर्गेनिज्म जैसे रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स एंड मोस्टली प्लांट जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ताकि इनमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं वो क्या होता है, ये शरीर के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इस वाली प्रोसेस में क्या होगा, एक का फॉर्मेशन फीमेल के बॉडी में होता है और फीमेल बॉडी में ही सिनगेमी प्रदर्शित होती है। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो गई आसानी से। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले मेल गेमिट्स मोटाइल होते हैं। तो देखो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले मेल गेमिट्स होंगे वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। वो गति करके फीमेल गेमिट्स है जिसे हम क्या कहते हैं, एग, उसके पास जाते हैं और फिर क्या करता है, उसको फर्टिलाइज करता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले मेल गेमिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और एक के पास जाकर उसे फर्टिलाइज करते हैं। जिसमें स्पर्म तो होता है, उसकी अमाउंट्स होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है, और एक की अमाउंट लेस अमाउंट में होती है। इसका रीज़न आप समझ चुके होंगे कि मेल गेमेट्स को फीमेल गेमेट्स के पास जाने के लिए हाईली अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों ही गेमेट्स को अत्यधिक मात्रा में सिक्रेट किया जाता है। इसमें एक गेमेट्स लेस मात्रा में सिक्रेट क्यों होते हैं, क्योंकि यह फीमेल बॉडी के अंदर स्थित रहता है, जिसके कारण से इसके फर्टिलाइजेशन के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए जब फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो हाईली अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। तो इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो आगे बात करते हैं, जो सीड्स प्लांट होते हैं उनमें मेल गेमेट्स क्या होते हैं,
इमोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं और यह पोलन ग्रेन द्वारा फीमेल पोलन ट्यूब द्वारा फीमेल गेमेट्स तक पहुंचते हैं। तो देखो जो सीड्स प्लांट है उसके बारे में हम रिप्रोडक्शन के बारे में अगले वाले चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको ये हर एक प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार वो पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, पोलन ट्यूब के माध्यम से वो एग तक पहुंचता है, किस प्रकार फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में किस प्रकार से उनके बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन होता है, उनकी सारी की सारी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इसमें जो मेल गेमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमोटाइल होते हैं, मतलब उनमें गति नहीं होती है। तो इमोटाइल होंगे तो ये हवा के द्वारा या फिर किसी मधुमक्खी के द्वारा या फिर किसी अन्य रीजन से ये उड़कर क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे फीमेल गेमेट्स पर। और फीमेल गेमेट्स जहाँ पर ओवरी स्थित होगी वहाँ पर क्या करेंगे, ये वर्तिकाग्र के माध्यम से पोलन ट्यूब के थ्रू ये ओवरी तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पर क्या होगा, फीमेल गेमेट से फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बेझिझक पूछ लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद किस प्रकार से, मतलब क्या क्या प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो हमारा टॉपिक रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ लीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें क्या डाउट था। आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आगे चले, अगला स्टार्ट करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है और किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम द जाइगोट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले जाइगोट के बारे में। ठीक है, जाइगोट के बारे में बात करते हैं। तो देखो जो हमने पढ़ा अभी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा आप खुद बताइए। जब वहाँ पर रिप्रोडक्शन ही वाटर में हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? वाटर में होगा। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बॉडी में होगा। तो इन दोनों के बारे में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीव होते हैं उनमें तो बॉडी में, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीव होते हैं उनमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा? वाटर में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल एंड वहाँ के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म का आगे का जो डेवलपमेंट है वो किस पर निर्भर करेगा? वो वहाँ के लाइफ साइकिल और वहाँ के इन्वायरमेंट पर डेवलप करेगा। अगर वाटर में जो जाइगोट बना उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट है तो आगे जाइगोट ग्रो करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। लेकिन अगर वहाँ पर इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर क्या होगा? ये जाइगोट यहीं नष्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में आगे का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वहाँ ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होती है उस पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। जितने भी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और नीट के लिए भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई।
उसके बाद में अब आगे की बात करते हैं हम फंजाई एंड एल्गी ऑर्गेनिज्म में। तो देखो, जो फंजाई और एल्गी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो एक मोटी वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, अपने चारों ओर क्या करता है, एक मोटी सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। उसका मतलब क्या कार्य होता है, क्यों कर लेता है, यह थिक वॉल जाइगोट को क्या करती है, जाइगोट को शुष्कन, जिसे डेसिकेशन व क्षति, डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब जो जाइगोट ने फंजाई एंड एल्गी में क्या किया, एक थिक वॉल का निर्माण किया, और ये थिक वॉल क्या कार्य करती है, शुष्कन और क्षति, जिसे हम डेसिकेशन एंड डैमेज से ये एल्गी और फंजाई की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, कि जाइगोट का प्रोटेक्शन करती है। यह जर्मिनेशन से पहले ऐसे ही रेस्ट अवस्था में पड़ी रहती है। तो देखो यहाँ तक देखो कि जो ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बन गया, उसके बाद में क्या हुआ, एक मोटी वॉल का फॉर्मेशन इसके चारों ओर हो गया, इस जाइगोट के चारों ओर मोटी वॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या कार्य करेगी, ये कार्य करेगी इसे शुष्कन, मतलब जो डेसिकेशन होता है उससे बचाने के लिए, और साथ ही साथ डैमेज से बचाने में इसका प्रोटेक्शन करेगी। जब मान लीजिए कि इसमें इसके अकॉर्डिंग कंडीशन आएगी, तब ये क्या करेगी, जर्मिनेशन की प्रोसेस करेगी और उसके बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देगी। उससे पहले तक ये इसी रेस्ट अवस्था में पड़ी रहती है। तो इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए किसके अंदर, फंजाई एंड एल्गीज के अंदर। ठीक है, अब जो जाइगोट होता है वो जाइगोट क्या होता है, आप खुद देखिए कि यह एक ऑर्गेनिज्म के, एक स्पीसीज़ के दूसरी स्पीसीज़ के आपस में कनेक्ट करने का वर्क करता है। तो जो जाइगोट होता है वो क्या कार्य करता है, जो जाइगोट होता है वो क्या कार्य करता है, लैंगिक प्रजनक जो जीव होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जीवों को जोड़ने की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू टू जनरेशन। समझ में आ गई, इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस की, कि किस प्रकार अब जो जाइगोट बना है उससे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो देखो, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। जो जाइगोट होता है वो क्या करेगा, अब जो सेल डिवीज़न, कौन सी सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड सेल डिफ्रेंशिएशन के द्वारा एक कोशिकाओं के समूह, एक मिनट रुकना, हाँ, अरे यार ये इधर ही रहता है क्या। तो देखो, जो जाइगोट है वो क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब जो जाइगोट है उनकी जो सेल्स होती हैं वो सेल डिवीज़न शो करेगी और साथ ही साथ सेल डिफ्रेंशिएशन शो करेगी। मतलब अब जो जाइगोट की सेल्स है उनमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा, उससे एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल्स का निर्माण होगा, और साथ ही साथ कोशिका विभेदित होंगी, अलग अलग कार्य के लिए वो विभेदित हो जाएंगी। उसे क्या कहते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, कोशिका के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। इसे क्या कहते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन। तो जो जाइगोट होगा उस जाइगोट में क्या होगा, एक तो होगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से क्या होगी, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी, और साथ में क्या होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन, विभेदीकरण। इससे क्या होगा कि ये स्पेसिफिक कोशिकाएं, स्पेसिफिक जो सेल्स है वो क्या करेंगी, स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन का निर्माण करेगी, फॉर्मेशन करेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस
होती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में हम बात करते हैं एनिमल्स में। तो देखो बच्चों, एनिमल्स में मेनली क्या होता है बच्चों कि दो प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, ओवीपेरस और साथ में विवीपेरस। ओवीपेरस क्या होते हैं? अंडे देने वाले जीव। और विवीपेरस क्या होते हैं? बच्चे देने वाले जीव। जिनसे अंडे स्रावित होते हैं वो क्या होते हैं? ओवीपेरस। और जो सीधे बच्चे को पैदा करता है वो क्या कहलाता है? विवीपेरस। तो ओवीपेरस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेप्टेलिया, बर्ड्स आदि के द्वारा इन्वायरमेंट के सेफ पैलेस पर एग दिए जाते हैं। तो जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के जो सेफ पैलेस होता है, मतलब जो सुरक्षित स्थान होता है, वहाँ पर क्या दिए जाते हैं? एग दिए जाते हैं, जो हार्ड कवर, जिसे क्या बोलते हैं? कैलकेरियन सेल्स, उससे क्या होते हैं? कवर होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में क्या होगा? एक आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबुलेशन, मतलब जो इसका पीरियड है उसके बाद में ये क्या होगा? परिपक्व होकर क्या हो जाएगा? एक वन ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। किसके द्वारा? जो अंडा है वो क्या हो जाएगा? स्फुटित हो जाएगा और उसके द्वारा क्या होगा? एक नए जीव का निर्माण होगा। उसमें से एक छोटा सा जीव निकलता हुआ आपने देखा भी होगा। तो ये वाली प्रोसेस किस में होती है? ओवीपेरस में। और जो विवीपेरस होते हैं उनमें क्या होता है? बॉडी में ही जाइगोट का डिफ्रेंशिएशन स्टेप द्वारा शिशु का डेवलपमेंट होता है। मतलब बॉडी में ही जो जाइगोट है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा और साथ ही साथ शिशु का डेवलपमेंट होगा। और एक स्पेसिफिक टाइम एंड डेवलपमेंट्स के डिफरेंट स्टेप के द्वारा जो फीमेल बॉडी से प्रसव के द्वारा बच्चा बाहर निकल आएगा या बच्चे की क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ किस में होती है? जो विवीपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा शायद तक कि एम्ब्रियोजेनेसिस में मेल्स में कैसे, एनिमल्स में कैसा होता है, वो हमने यहाँ तक बात की। अब बात करते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो जो फूल वाले प्लांट होते हैं उनमें किस प्रकार से होता है? तो देखो, जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में किसका डेवलपमेंट हुआ? एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। तो देखो, जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर ही होता है। और जो ओव्यूल होता है वो किस में आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाता है? डेवलपमेंट इन सीड, बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और जो ओवरी होती स्थित होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? फ्रूट में। और फ्रूट आगे चलकर एक मोटी भित्ति का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्प। और पेरिकार्प का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्रूट को सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो जाइगोट है वो जाइगोट ओव्यूल के अंदर ही स्थित होता है। वो तो जो ओव्यूल है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सीड में। और जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, वो किस में? फ्रूट में। जो फ्रूट के अंदर फ्रूट के चारों ओर की मोटी भित्ति क्या कहलाती है? पेरिकार्प। और पेरिकार्प क्या करती है? फ्रूट को सुरक्षा प्रदान करती है। तो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में तो आप बेझिझक बेनिस्फिक्र हो जाइए। अगला जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत ही आसानी से आपको फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है जिसमें यहाँ डिनोट किया गया है जो सीड है वो कौन सा वाला भाग होता है और पेरिकार्प कौन सा वाला भाग होता है। तो आप इन एग्जाम्पलों को एक बार आंखों में से अच्छे से निकाल लीजिएगा, क्योंकि इनके बेसिस पे भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको डायग्राम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ए वाला भाग कौन सा है, पेरिकार्प है या सीड है, बी वाला भाग कौन सा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली फॉर नीट एग्ज़ाम। और आपको अच्छे से नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप उपलब्ध करवा दूंगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा मेरा भी कॉन्फिडेंस आपके प्रति बढ़ेगा और इससे चलकर क्या आपको भी बेनिफिट होगा कि आपका हर एक छोटा सा छोटा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल
सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को इसका लिंक भी शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि आप भी इस वीडियो का इस चैनल पर आकर एक वीडियो ज़रूर देखें। इसके साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट है फर्स्ट चैप्टर में, या कोई चीज़ आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सहयोग किया जाएगा और साथ ही साथ आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।